नमस्कार, मैं डॉक्टर डीएस चौहान। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान में मिट्टी और उनसे संबंधित समस्याओं पर चर्चा करेंगे, जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले हम मिट्टी क्या है इस पर बात कर लेते हैं। जैसा भारत का भूगोल में मैंने मिट्टी पढ़ाई थी, तब आपको ये चीजें समझाई थी। फिर से एक बार शॉर्ट में बात कर लेते हैं। कहावत है कि समूचा संसार मिट्टी का संचार है। मतलब यह है कि मिट्टी से ही पेड़ पौधे उगते हैं, उन्हीं पेड़ पौधों से हम या सारे जीव भोजन प्राप्त करते हैं। तो वो चीजें मिट्टी से उन पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों से हमारे शरीर में, फिर हम मर जाते हैं, वापस मिट्टी में मिल जाता है। तो एक संचार चलता रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी का संसार ही हमारा जो पूरा दुनिया है उसका संचार है। मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है। ये भी है, वही ये खाना सभी जीवों को मिट्टी से ही मिलता है, इसलिए ये बड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक एच बेनेट अमेरिकन विद्वान है, उन्होंने मिट्टी के लिए बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। मिट्टी भूपृष्ठ पर, यानी कि पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर मिलने वाली असंगठित पदार्थ। मिट्टी असंगठित होती है, आप देख सकते हैं, बिखर जाती है तो उधर। तो असंगठित पदार्थों की वो ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों और वनस्पति के योग और ह्यूमस से बनती है। अब मूल चट्टान और वनस्पति का योग क्या है? मूल चट्टान का यहाँ पर मतलब सिर्फ इतना सा है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है वो टूटती है तभी मिट्टी बनती है। हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि चट्टानों का जो आटा है वही मिट्टी है, और वो उपजाऊ नहीं होती। तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का मतलब वनस्पति, जीव जंतु, इनका सड़ा गला अंश सारा मिट्टी में मिल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम राजस्थान में देखते हैं, मार्च के आसपास सारी पत्तियां पेड़ों की गिर जाती है। फिर वो जाती कहाँ है? वो सारी सड़गल के इसका हिस्सा बन जाती है। तो वो मूल चट्टानों का जो बुरादा है और जो ये ह्यूमस है, ये दोनों मिलकर मिट्टी बनाते हैं। और वही मिट्टी हमारे सारे जीवों के खाने का आधार बनती है, इसलिए उसकी जानकारी लेना भी हमारे लिए बड़ा जरूरी है। भारत के अंदर एक सर्वे करने के लिए ब्यूरो बनाया गया, जिसका नाम है द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। इसको शॉर्ट में NBSS एंड LUP कहते हैं। 1976 में स्थापित किया गया है। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। इसके अलावा इसके जो रीजनल ऑफिसेज है वो साउथ में बेंगलोर है, इधर कोलकाता, नॉर्थ ईस्ट में जॉर्हट है, नॉर्थ में दिल्ली है। यहाँ जो राजस्थान और गुजरात के लिए जो है, या हम कह सकते हैं वेस्टर्न रीजन के लिए, वो उदयपुर के अंदर है। आप मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी और महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इनके परिसर में इनका ये कार्यालय चल रहा है। तो ये यहाँ पर अपने राजस्थान के अंदर उदयपुर में ये स्थापित है। ये जो संस्था है, ब्यूरो है, वो इस तरह का भारत के जो जितनी भी मिट्टियां हैं उनका सर्वे करके बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक मैप बनाया है। सब जगह अलग अलग मिट्टियां पाई जाती है जो इस मैप में देखी जा सकती है। इसके अलावा मिट्टी पर काम करने के लिए राजस्थान में भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उसके हिसाब से देखें तो राजस्थान के अंदर 203 सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी हैं, जनवरी 2021 के आंकड़ों के हिसाब से, भारत सरकार के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से। जो ऑलमोस्ट जो तहसील लेवल के हेडक्वार्टर है वहां पर ये 203 सॉइल टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरीज हैं, जो समय समय पर मिट्टी का टेस्ट करती रहती है और रिपोर्ट सरकार को भेजती रहती है। आप ये पूरी लिस्ट अगर देखना चाहें तो इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। सॉइल होराइजन या सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदी का हम कहते हैं, उसका मतलब यह है कि सबसे ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर मिट्टी किस तरह से बनी होती है। यानी कि हम किसी एक जमीन पर गड्ढा खोदे हैं तो ऊपर सबसे हमें बारीक मिट्टी मिलती है, उसको हम ओ लेयर कहते हैं, ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं। टॉप सॉइल भी होती है वो, उसके नीचे वाला जो हिस्सा है उसी में पेड़ पौधे उगते हैं सारे। तो ये जो ह्यूमस चारा जाके मिलता है वो ऊपर वाली लेयर में ही जाके मिलता है, और फिर वो ह्यूमस सड़ गल के इस तरह से उसमें मिल जाता है। तो ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम ए लेयर या ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं, क्योंकि ये जीवों को आश्रय प्रदान करती है। सबसे ऊपर वाली लेयर है इसको ऑर्गेनिक, प्रोटेक्टर ऑफ लाइफ, क्योंकि जीवन सारा इसी में डेवलप होता है। और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन जो होते हैं वो भी इसी में होते हैं। प्लस ये सबसे ऊपर है तो सबसे ज्यादा इरोजन भी इसका होता है। इसके नीचे जो है वो बी लेयर होती है, उसमें थोड़े बड़े बड़े कण होते हैं, चट्टानों के थिक पार्टिकल्स होते हैं, और सब सॉइल लेयर भी इसको कहा जाता है। उसके बाद सी लेयर है। ये पेरेंट मटेरियल जो या पैतृक चट्टाने जो होती है उनसे बनी होती है, और उसमें ह्यूमस का अभाव होता है, क्योंकि ह्यूमस ऊपर होता है, इतना नीचे जा नहीं पाता है। बी लेयर तक तो अभी पानी के साथ रिस के चला जाता है, पर यहाँ तक नहीं आ पाता। डी और आर लेयर, इसको डी लेयर, आर का मतलब रेगोलिथ लेयर भी कहते हैं। ये पेरेंटियल जो रॉक्स है उसकी लेयर है और सबसे नीचे होती है। तो इस तरह से ये मिट्टी है। कहने का मतलब यह है कि नीचे जो पैतृक चट्टान है वो टूटती है छोटे कणों में, वो और छोटे कणों में, और ऊपर आके वो और छोटे कणों में। तो बड़ी चट्टान टूट टूट के जब छोटे छोटे कणों में बदल जाती है तो उसको हम मिट्टी कहते हैं। अब हम किसी भी स्थान पर खुदाई करेंगे तो वो मिलती है ऐसे ही, सबसे ऊपर बारीक मिट्टी, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ी मिट्टी, और लास्ट में चट्टाने आ जाती है। हाँ, इनकी मोटाई हर जगह अलग अलग हो सकती है, लेकिन
होती ऐसे ही है, मिलती है इसी तरह से है। इसको भी हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए एक और चित्र है। अब मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पेरेंटियल रॉक्स। अब मिट्टी वो पेरेंटियल पैतृक चट्टानें लाल हैं तो मिट्टी भी लाल होगी, काली है तो काली होगी, सफेद है तो सफेद होगी। तो इस तरह से पेरेंटियल रॉक्स कैसी है। फिर क्लाइमेट, जलवायु कैसी है। थार के डेजर्ट जैसी जलवायु या पूर्वी राजस्थान जैसी जलवायु, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। उसका टाइम, कितना समय हुआ है उस मिट्टी को बनने के प्रोसेस में। फिर है एल्टीट्यूड, की ऊंचाई कितनी है। जहाँ हाइट ज्यादा होती है वहाँ मिट्टी की परतें पतली पाई जाती है। और फिर बायोलॉजिकल फंक्शन, वेजिटेशन कैसा है, ह्यूमस किस तरह का मिलेगा, वहाँ जीव जंतु किस तरह के हैं, इंसानों का जो इंटरेक्शन है वो किस तरह का, ये सारी चीजें मिलकर किसी स्थान की मिट्टी को तय करती है। तो राजस्थान में भी इन सब चीजों का बड़ा असर मिट्टी पर नजर आता है। अब हम राजस्थान में मिट्टी के प्रकारों पर बात करेंगे। किस तरह की राजस्थान में मिट्टियां पाई जाती है, आप इस मैप के अंदर उसको देख सकते हैं। वैसे दो पास पास के खेतों में भी मिट्टी अलग अलग होती है। तो एक जनरल पर्सपेक्टिव की किस तरह की मिट्टी है ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल ही है, एक तरह से नामुमकिन सी चीज है। लेकिन फिर भी मोटा मोटा अनुमान हम लोगों ने लगा के और कुछ ग्रुप बना के उसको समझने की कोशिश की है। अदरवाइज मिट्टी बहुत तरह की होती है, हर खेत में अलग होती है, हम ये भी कह सकते हैं। फिर भी मोटा मोटा जो अनुमान बनाया गया है वो, और इतनी सारी विविधताएं होने की वजह से आप अलग अलग रेफरेंस में देखेंगे तो ये हर जगह आपको अलग अलग वर्गीकरण भी मिलेगा। राजस्थान में भी मिलेगा, किसी ने 6 में बांटा है, किसी ने 7 में बांटा है, पर ज्यादातर जो वर्गीकरण देखने को मिलता है वो 8 भागों में राजस्थान की मिट्टी को बांटा गया है, मोटे मोटे टुकड़े उसके किए गए हैं। उसमें हम एक एक को लेकर देखें तो देखो, रेतीली सैंडी, सैंडी या रेतीली मृदा, ये वाला सिंबल आप देखिए यहाँ, ये पूरी इसी तरह की मिट्टी है। फिर रेड लोमी या लाल लोमी कहते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इस वाले हिस्से में। तीसरी जो है मिश्रित रेड ब्लैक, यानी कि मिश्रित लाल काली जो मिट्टी है उसको, ये डैश डैश के जो सिंबल है वहां से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रे सैंडी एल्यूवियल, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी जो है वो सिंपल से एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है, कलर वाला ये हिस्सा। उसके बाद ग्रे सैंडी जो है, भूरी रेतीली, ये वाला हिस्सा है बिल्कुल मेन जो डेजर्ट है उसके आसपास सटा हुआ। उसके बाद रेड येलो, लाल पीली जो मिट्टी है, ये देख सकते हैं आप, एक सिंपल एक पेज तो उसका ये है, दूसरा एक यहाँ पर है। नेक्स्ट जो सॉइल है उसको मीडियम ब्लैक है, मध्यम काली हम इसको कह सकते हैं। और ये जो मध्यम काली मिट्टी है वो ये पूरा हाड़ोती वाला रीजन है। और अलुवियल यानी कछारी या जलोढ़ मिट्टी जिसको हम कहते हैं वो ये वाला रीजन है पूरा। तो इस तरह से 8 तरह की मिट्टी सामान्यतः राजस्थान में बांटी जाती है। हालांकि अलग अलग किताबों में अलग अलग विद्वानों ने सबने अपने अपने हिसाब से इसको अलग अलग किया है। हम एक एक लेके थोड़े डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेतीली मिट्टी की बात करेंगे। पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा यही इसी टाइप की मिट्टी पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, कार्बन, लोहांस ये सब कम होता है और कैल्शियम थोड़ा ज्यादा होता है। 4 प्रकार की होती है, फिर से सब डिवाइड कर दिया जाता है। रेतीली बालू मिट्टी मोटे कण वाली होती है, नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। वैसे भी रेतीली मिट्टी नमी धारण नहीं कर सकती, इसलिए बहुत जल्दी सूख जाती है, तो फसलें पैदा करना बहुत मुश्किल है इसमें। जैसे गंगानगर है, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये वाला पूरा रीजन इसमें इस तरह की मिट्टी मिलती है। लाल रेतीली मिट्टी, कहीं कहीं पानी ज्यादा उपलब्ध हो तो इसमें खेती की जा सकती है, जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू, उनके कुछ कुछ हिस्सों में। पीली भूरी रेतीली मिट्टी नागौर और पाली के अंदर पाई जाती है। और खारी या लवणी मृदा, इसको रेह शब्द भी कहते हैं, ये खारी झीलों के जो गर्त हैं उनके आसपास और झीलों में पाई जाती है, सांभर, लूणकरण, सरपंच, वगैरह। तो झीलों के आसपास जो खारापन ज्यादा होता है तो उनमें ये मिट्टी इस तरह की दिखाई देती है। आप इमेज के तौर पर देखना चाहो तो इस तरह से ये देखने को मिलती है। जो झीलों के आसपास मिट्टी होती है, नमकीन झीलों के आसपास, वो ऐसी होती है, उसमें वो नमक दिखाई देता है साफ साफ, तो वहां पर फसलें पैदा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ खारापन ज्यादा होता है वहां फसलें नहीं होती है। ये पूरा रीजन रेतीली मिट्टी के अंदर सम्मिलित होता है और राजस्थान में सबसे ज्यादा यही मिट्टी है। दूसरी जो मिट्टी है उसको हम भूरी रेतीली मिट्टी कहेंगे। और ये जो भूरी रेतीली मिट्टी है, ये अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये पूरा रीजन है यहाँ पर। अजमेर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, हालांकि अजमेर बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, थोड़े ये पाई जाती है, थोड़ी दूसरी पाई जाती है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा अनुमान अगर हम कहेंगे तो हाँ, रेतीली मिट्टी का बॉर्डर बॉर्डर वाला हिस्सा है, वहां पर ये पाई जाती है। इसमें चूना कम और फास्फेट, नाइट्रेट अधिक पाए जाते हैं। फसलें बाजरा, मूंगफली, ग्वार ऐसा हो जाता है। वैसे रेतीली मिट्टी के अंदर बाजरा सबसे अच्छी फसल होती है, क्योंकि वो शुष्क कंडीशन में आराम से पैदा की जा सकती है। क्योंकि मूंगफली जमीन के अंदर लगती है तो उसके लिए थोड़ी हल्की मिट्टी चाहिए, तो उसमें आराम से वो फैल जाती है, तो उसके लिए भी अच्छी है वो। इसके अलावा ग्वार भी पैदा होता है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं और ये रीजन है जिसके अंदर ये मिट्टी पाई जाती है।
भूरी रेतीली कछारी जो मिट्टी है उसको आप देखेंगे दो इसके पैच बनते हैं। एक तो ये गग्गर नदी का जो मैदान है और दूसरा अलवर। इसको टिब्बेदार भूरी रेतीली मृदा भी कहा जाता है। चूना, फास्फोरस, ह्यूमस ये सारे कम पाए जाते हैं इसमें। और व्यापारिक और खाद्यान्न फसलें मुख्यतः कपास है, गेहूं है, फल है, गंगानगर हनुमानगढ़ का नाम तो इनमें आता ही है। तो वो जो गग्गर नदी वाला पैच है वहां पर ये मिट्टी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसमें गाद जिसको हम सिल्ट कहते हैं 22% तक होती है, काफी ज्यादा मात्रा है ये सिल्ट की इस तरह की मिट्टी के अंदर। फिर एक कछारी मिट्टी जिसको हम जलोढ़ भी कहते हैं, दोमट भी कहते हैं, कांप भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है। ये वाला पूरा हिस्सा जो मूलतः गंगा और यमुना के मैदान में आता है, ये वाला पूरा रीजन है। तो उसको हम दोमट या कांप मिट्टी वाला कहते हैं। वैसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी जो होती है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है पूरी दुनिया भर में। तो राजस्थान में भी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी यही है जो नॉर्थ ईस्ट में हमको देखने को मिलती है। चूना, फास्फोरस, ह्यूमस ये कम होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्व अधिक होते हैं। और मूलतः नदियों के किनारे किनारे ही है। तो वो यमुना नदी यहाँ से बहती है, फिर उसकी जो सहायक नदी है बाणगंगा वगैरह, तो उन नदियों से ये, और चंबल इधर से जाती है। तो वो सारा मैदान यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है। और ये सर्वाधिक उपजाऊ है, नमी लंबे समय तक बनी रहती है, और इरिगेशन से तो हम इसमें अच्छी से अच्छी फसलें ले सकते हैं और खाद्यान्न उत्पादन अधिक होता है। लेकिन अपरदन भी सबसे ज्यादा होता है इसका, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बिछाई हुई होती है, संगठित नहीं होती बहुत ज्यादा। भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनके अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी को देखेंगे तो ये इसमें कार्बोनेट, ह्यूमस, कैल्शियम, नाइट्रोजन ये सारे कम होते हैं। मूलतः लाल मिट्टी ग्रेनाइट से बनती है, लाल लाल चट्टानें होती है। इसके अलावा नीस और सिस चट्टानों से भी ये बनती है। तो ये जो लाल पीली मिट्टी है, कलर के हिसाब से अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला रीजन है एक, और एक ये वाला रीजन है। ये दोनों अलग अलग पैच यहाँ पर है। तो करौली, सवाई माधोपुर ये यहाँ आ गए, और बाकी जो उत्तरी राजसमंद है, थोड़ा भीलवाड़ा का हिस्सा है, थोड़ा सा इसमें पश्चिमी उदयपुर भी है, इसमें सिरोही भी है। तो ये वाला जो रीजन है, थोड़ा जालोर भी इसमें आता है। तो इस तरह का जो रीजन है, और एक यहाँ, तो इनमें ये मिट्टी ज्यादातर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लाल लोमी मिट्टी। इसमें चूना, पोटास, लोह ऑक्साइड, फास्फोरस ये सब कम होते हैं। लोहे के कण होते हैं इसमें, इसलिए वो रंग लाल नजर आता है। तो फैक्ट बात है कि जिसमें जो लाल मिट्टी होती है उसमें लोहा सबसे ज्यादा होता है, उसके जो अंश होते हैं वो। इसमें फसलें चावल, कपास, गन्ना, मक्का सब पैदा किया जा सकता है। और आप अगर इसका रीजन देखना चाहो तो ये देखिए, दक्षिणी राजस्थान के मध्य वाला जो हिस्सा है, डूंगरपुर से लेके उदयपुर का पूर्वी हिस्सा, दक्षिणी राजसमंद, इसमें ये मिट्टी देखने को मिलती है और इस तरह की दिखाई देती है। फिर मिश्रित लाल काली मिट्टी, इसको मिक्स्ड रेड ब्लैक सॉइल कहते हैं। इसमें फास्फोराइट, कार्बोनेट, कैल्शियम, नाइट्रोजन ये सारी चीजें अलग अलग होती है। और अगर हम इसको आइडेंटिफिकेशन करें तो ये डैश डैश वाला जो है, यानी कि वो जो लाल लोमी मिट्टी थी उसके ठीक पूर्व में भीलवाड़ा से शुरू करके चित्तौड़, प्रतापगढ़ होते हुए बांसवाड़ा तक की पूरा एक बेल्ट है इस तरह से। इसमें कपास, मक्का, सोयाबीन, चावल, गन्ना, तिलहन ये सारी चीजें बड़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट है मध्यम काली मिट्टी। अब ये जो मध्यम काली मिट्टी है वो हाड़ौती के अंदर पाई जाती है, और इसके अंदर फास्फेट, नाइट्रोजन, कार्बन ये सब कम होते हैं, लेकिन कैल्शियम, पोटास अधिक होता है। लावा से बनी हुई होती है, वो मालवा का पठार है मध्य प्रदेश के अंदर, उससे जुड़ा हुआ है। तो पूरी काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। तो इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा होगा जैसे तालाब का जो पेटा होता है उसमें काली मिट्टी होती है, जो नमी मतलब बहुत चिपचिपी सी होती है, बहुत जल्दी सूखती नहीं है, और फिर सूखती है तो उसके अंदर दरारें पड़ जाती है। तो इस तरह की मिट्टी होती है वो। तो नमी सबसे ज्यादा, पानी को होल्ड करने की क्षमता इसमें सबसे ज्यादा होती है। और मूलतः व्यापारिक फसलें भी यहाँ पैदा की जाती है। अफीम की बात करें तो इस क्षेत्र में बहुत पैदा होती है। काली मिट्टी के लिए सबसे बेस्ट है। कपास तो काली मिट्टी के लिए है ही, हम जानते हैं। गन्ना जैसी फसलें भी बड़ी अच्छी होती है, और बाकी फसलें भी हो जाती है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट फसलें यहाँ पर है। और जलोढ़ मिट्टी के बाद ये राजस्थान की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी हम ये कह सकते हैं। और रीजन हार्ड होती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हम जैसा कि देखते हैं। ये सबसे, और मालवा वाला जो रीजन है उससे सटा हुआ पूरा ये रीजन है। अफीम बहुत ज्यादा होती है इस पूरे रीजन के अंदर। तो ये एक नॉर्मल डिवीजन था। 8 तरह की मिट्टी थी, टाइप्स थे मिट्टी के जो राजस्थान में है। इसके अलावा एक और वर्गीकरण किया जाता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब अमेरिका में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसका वर्गीकरण है। वो साइंटिफिक वर्गीकरण है काफी। तो उसका जो वर्गीकरण है उसको भी राजस्थान पर अप्लाई करने की कोशिश की। हालांकि इतना सटीक तो नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी उस वर्गीकरण के हिसाब से 5 तरह की मिट्टी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, जिसको हम एक एक करके देखें तो एंटीसॉल्स, ये पश्चिमी जो शुष्क भाग है जिसमें रेतीली मिट्टी पाई जाती है, उस तरह की मिट्टी यहाँ पर है। दूसरी है एरिडीसॉल्स, जो अर्ध शुष्क भागों में मिलती है, थोड़ा इस तरफ वाले हिस्से में मिलती है, उस तरह की मिट्टी को एरिडीसॉल्स कहा जाता है। तीसरी है अल्फीसॉल्स, ये दोमट, लाल काली जो मिट्टी होती है उससे मिलती जुलती मिट्टी है। हम कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी राजस्थान से लेकर दक्षिणी भाग में एक बेल्ट यूं बनता है इस तरह का, यहाँ पर ये अल्फीसॉल्स सॉइल पाई जाती है।
देन फिर है वर्टिसॉल, ये काली मिट्टी जैसी है, हाड़ौती और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में ये वाला भाग है। और इंसेप्टिसॉल, ये दक्षिणी भागों में मिलती है, इस तरह की जो मिट्टी है वो इंसेप्टिसॉल जो है वो यहाँ पे। तो ये थोड़ा वैज्ञानिक वर्गीकरण माना जाता है। 5 तरह की मिट्टी राजस्थान के अंदर इस वर्गीकरण के हिसाब से भी देखी जाती है। अब हम राजस्थान में कुछ मिट्टी संबंधी प्रमुख समस्याएं हैं उन पर बात करेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या राजस्थान में है सैलिनिटी और अल्कलिनिटी, क्षारीयता और लवणता, जिसमें खेतों में वो सारा लवण जाके इकट्ठा हो जाता है, ये समस्या इसमें है। दूसरी वाटर लॉगिंग, जिसमें खेतों में पानी भर जाता है। और तीसरी जो समस्या है सॉइल इरोजन की समस्या है। वैसे तो मिट्टी की कई सारी समस्याएं होती है, लेकिन राजस्थान इन 3 समस्याओं से बहुत ज्यादा जूझ रहा है। तो इनको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले सैलिनिटी और अल्कलिनिटी की बात यहाँ पर हम करेंगे। और उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरी खेत को देखिए, सारा नमक है वो यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाता है। अगर हम राजस्थान के हिस्सों को, तो पश्चिमी राजस्थान का ऑलमोस्ट हिस्सा इससे प्रभावित है। और जब जो नहर से सिंचाई हो रही है वहां तो सभी जिलों में ये समस्या बढ़ती जा रही है। बेसिकली समस्या क्या है, पश्चिमी राजस्थान में नदियों का अभाव है और हमारी सारी मिट्टी के अंदर लवणता होती है, तो वो लवणता सारी बारिश के पानी के साथ तो उस नदियों में बह के समुद्र में चली जाती है। लेकिन वेस्टर्न राजस्थान की नदियां समुद्र तक पहुंचती नहीं है, तो सारा नमक यहाँ बना रहता है। इस वजह से वो सैलिनिटी वेस्टर्न राजस्थान में तो जायज है। जो दूसरे जिले हैं वेस्टर्न राजस्थान के अलावा, उसमें भी सैलिनिटी वर्तमान में बढ़ रही है, क्योंकि नहरों से सिंचाई होने लगी। नहरों सिंचाई का क्या मतलब है, हमने नदी के ऊपर बांध बना दिया, वो नदी जो लवण को बहा के समुद्र तक ले जा रही थी, वो लवण सारा बांध की वजह से वहीं रुक जाता है, और फिर उस बांध में वो नमक सारा इकट्ठा होता रहता है, और फिर वो नहरों से खेतों में पहुंचता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए वो राजस्थान का ऑलमोस्ट बहुत सारा हिस्सा इसमें प्रभावित हो गया है वर्तमान में। देखिए 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है राजस्थान की जो वर्तमान में इस समस्या से प्रभावित है। अब क्या कारण है, वर्षा कम है, अपवाह तंत्र है नहीं वेस्टर्न राजस्थान में मूलतः जो नमक को बहा के समुद्र तक ले जाए, आर्द्रता बहुत कम है, वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है, वाष्पोत्सर्जन भी बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है इस वजह से। तो इस वजह से ये समस्याओं की वजह से वेस्टर्न राजस्थान में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर है। पश्चिमी राजस्थान में हम देखें तो 80% कुओं का पानी खारा है, वो लूज खारे पानी में वो नमक साफ दिखाई भी देता है, लोग वहां तेलिया पानी ऐसा भी कहते हैं इस पानी के लिए। इस लवणता में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार, ऐसे सारी ये लवणीय तत्व हैं जो उसमें मिलते रहते हैं हमको। अब इसका उपाय क्या है, जिप्सम डालना खेतों के अंदर। जिप्सम क्या करता है, सैलिनिटी को सोख लेता है। इसके अलावा लवण रोधी फसलें पैदा करने से चुकंदर है, आलू, कपास, जो ये सैलिनिटी को कम करते हैं। रासायनिक खाद भी डाले जा सकते हैं, अमोनियम सल्फेट ये रहता है, लेकिन ये हेल्थ के लिए फिर ठीक नहीं होते। जैविक खाद हम इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। फसलों में हेर फेर कर सकते हैं, पड़त भूमि छोड़ सकते हैं, ये सारी चीजें इसको कम करने के उपायों में सम्मिलित है। मिट्टी में चूने की मात्रा कम होती है तो उसको हम अम्लीय मृदा कहते हैं, और अधिक होती है तो उसको हम क्षारीय मृदा कहते हैं। ये हम पीएच वैल्यू नापते हैं, आपने देखा होगा वो 0 से 14 तक की वैल्यू होती है। तो 0 से 7 तक अगर वैल्यू आती है तो वो एसिडिक है, अम्लीय मिट्टी कहलाती है। 7 से 14 तक आती है तो वो क्षारीय या बेसिक मिट्टी कहलाती है। 7 जो है वो न्यूट्रल कहलाती है। तो इस तरह से वो अम्लीयता और क्षारीयता का मेजरमेंट किया जाता है। इसके अलावा हम वाटर लॉगिंग की बात करेंगे। तो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है राजस्थान के अंदर, उसका मतलब ये होता है खेतों में पानी भर जाना, जैसे नहरों के आसपास, बांधों के आसपास, इस तरह से पानी खेतों में आ जाता है, फिर वो सूखता ही नहीं है, तो उसको वाटर लॉगिंग कहते हैं। पानी जल जल भराव भी हम कह सकते हैं। तो नहरी क्षेत्रों में रिसाव है, या किसान बहुत ज्यादा सिंचाई कर लेते हैं। वेस्टर्न राजस्थान में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, क्योंकि नीचे जिप्सम्स की लेयर है और सारा ग्रेनाइट है, तो पानी बहुत नीचे रिस नहीं पाता है। तो थोड़ा सा ही जैसे नीचे जाएगा तो रेत में फिर पानी ऊपर आ जाता है वापस, और वाटर टेबल बढ़ जाती है और खेतों में पानी भर जाता है। फिर जल निकास की है ही नहीं कोई व्यवस्था, क्योंकि नदियां नहीं है बड़ी बड़ी, वो जो उस बचे हुए पानी को, या जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसको समुद्र तक पहुंचाए, ऐसी व्यवस्था वेस्टर्न राजस्थान में तो विशेष तौर पर नहीं है। तो वहां तो नहरी क्षेत्रों में पानी भराव की समस्या बहुत ज्यादा फैल रही है। जल निकास के अपर्याप्त प्रबंधन के कारण जलमग्नता की स्थिति, जो पानी भर जाता है उस स्थिति को हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि दलदल में परिवर्तित हो गई है राजस्थान की अब तक देखिए। और विशेष तौर पर इंदिरा गांधी नहर के अंदर, सभी नहरों में समस्या है ये, लेकिन इंदिरा गांधी जो नहर है उसका तो 1/3 हिस्सा इससे प्रभावित हो गया, 1/3 भाग, यानी कि बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है राजस्थान के अंदर। इसका उपाय क्या, आप जन चेतना, रिसाव को रोकना, जो पानी टपक रहा है लोगों को समझाना कि कम पानी खेतों में दें, ज्यादा भर नहीं दे पूरे खेत को, कम पानी वाली फसलें पैदा करें, वन और चारागाह डेवलप किए जाएं, जल निकास की समुचित व्यवस्था, जो नहरों के टैल है वो या तो किसी तालाब में, नदी में, झील में छोड़ा जाए। पर वेस्टर्न राजस्थान में ऐसी चीजें मिलती नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम वहां पर है। तीसरी समस्या है सॉइल इरोजन की। और जो इरोजन है वो, इसका मतलब है मिट्टी का कट के वहां एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, उसको हम वो कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण एग्रीकल्चर है, इसलिए हम कहते हैं मिट्टी का पहला शत्रु कृषि है। कि कृषि जब हल चलते हैं खेतों के अंदर तो मिट्टी का संगठन बिखर जाता है, फिर वो आसानी से हवा से उड़ जाएगी, पानी से भी के साथ भी चली जाएगी।
और अपर्दन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं, क्रिपिंग डेथ ऑफ सॉइल अपर्दन को कहा जाता है। इरोजन धीरे 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 मिट्टी गायब होती रहती है, इसलिए राज्य में 45 लाख हेक्टेयर भूमि अपर्दन की समस्या से प्रभावित है। अपर्दन मूलतः राजस्थान में दो तरह के होते हैं, परत अपर्दन, शीट अपर्दन। ये वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है। उसमें मिट्टी की ऊपर वाली पूरी पूरी लेयर उड़ के चली जाती है या पानी के साथ बह के चली जाती है, उसको परत अपर्दन या शीट इरोजन कहा जाता है। दूसरा नाली अपर्दन, जैसे ये देख रहे हो नालियां बन जाती है, इसमें भी देखिए ये नालियां, ये बारिश के साथ, नालियां ज्यादातर पानी के साथ ही बहती है, तो उसमें है। अब इसमें चंबल नदी के वो जो बीहड़ है, वो तो सबसे ज्यादा प्रभावित हिस्सा है राजस्थान का इस तरह के अपर्दन को, गुली इरोजन भी हम कहते हैं। तो दक्षिणी पूर्वी भाग, हाड़ौती भाग, जहाँ नदियां ज्यादा है, जहाँ पानी बारिश ज्यादा है, वहां इस तरह का इरोजन जो है वो ज्यादा होता है। बारिश में कभी कभी आपने देखा होगा, आप अपने आसपास के खेतों में भी इस तरह की नालियां बन जाती है, सारा पानी जो है वो वहां मिट्टी को बहा के ले जाता है। तो इस तरह से दो तरह की इरोजन राजस्थान के अंदर ज्यादा होती है। इसके अलावा इरोजन के कई सारे और कारण हैं, जिसको एग्रीकल्चर तो हमने कहा ही है, फर्स्ट एनिमी ऑफ सॉइल है वो। उसके अलावा एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड, ये दोनों पवन और पानी किस तरह से काम करते हैं, ज्यादा बारिश का होना, बाढ़ का आना, डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई, लैंडस्लाइड होना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसको हम राजस्थान में वालरा वगैरह कहते हैं, स्लोप ज्यादा, ढाल ज्यादा होता है तब भी मिट्टी का अपरदन होता है, चारा, पशुओं का अधिक चारना, बहुत ज्यादा इरिगेशन करना, माइनिंग, खनन का काम करना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सारी समस्याएं हैं, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मिट्टी सॉइल इरोजन के लिए प्रभावी है, जिम्मेदार है। अब जैसे हम राजस्थान में वो चंबल के बीहड़ देखिए, इस तरह की अपरदन हो जाता है सारा, ये पूरा रीजन देखिए, भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र ये चंबल वाला ही है। तो ये सारी मिट्टी देखिए कट कट के चली जाती है, इसको रेवाइंस या उत्खाद भूमि या बहुत सारे बीहड़ और इस तरह के डांग क्षेत्र भी कहते हैं, बहुत सारे नाम इसमें आ जाए। आप यहाँ देखिए इंडिया की 60% जो भूमि है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, और राजस्थान में चंबल वाला हिस्सा, ये सबसे ज्यादा इस तरह से प्रभावित है। देखिए विंड इरोजन किस तरह से काम करता है, जब गर्मियों में हमारे यहाँ लू पवन चलती है बहुत तेज गति से, तो वो मिट्टी को उड़ा उड़ा के ले जाती है, देखिए साहब, तो उसमें शीट इरोजन होता है, ऊपर की पूरी परत हट जाती है। फिर इसके साथ साथ कई सारे छोटे छोटे कण उड़ उड़ के चलते हैं, ऐसे वो टकराते रहते हैं जमीन से, तो वो भी इरोजन करते रहते हैं, और कुछ सारे छोटे कण जो हवा में उड़ जाते हैं, फिर वो कहीं जाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके वापस नीचे जमते हैं। ये भी बड़ी समस्या है विंड इरोजन की राजस्थान में, और मूलतः वेस्टर्न राजस्थान के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा है। डेजर्टिफिकेशन, राजस्थान का लगभग 67% हिस्सा जो है वो डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण से प्रभावित है, बहुत ज्यादा हिस्सा, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, अरावली को भी क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही आ रहा है। उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है पवन, जो गर्मियों में चलती है, जिसको हम लू कहते हैं, तो वो उड़ा उड़ा के आगे की तरफ ले जाती है, और अच्छी मिट्टी पे जम के वो मिट्टी भी रेतीली हो जाती है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, जो अच्छी जमीन है उसके ऊपर रेत का प्रसार हो जाना, उसको हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। वो धीरे धीरे इस तरह से फैलता रहता है। तो लूप का राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल है, सबसे ज्यादा प्रभावी कारण है। इसके अलावा टेम्परेचर ज्यादा रहता है, वनस्पति सारी सूख जाती है, जैसे में सूखा हो जाता है, बहुत जल्दी वो उड़ने लगती है। रेनफॉल बहुत कम है, ओवर ग्रेजिंग, लाइव स्टॉक, वेस्टर्न राजस्थान की तो इकोनॉमी पशु बेस्ड, पशुधन पर आधारित है, तो ऐसे में बकरियां, गाय, ये सब चरते रहते हैं, तो जड़ों से ही खोद खोद के वो सारे वो जो वेजिटेशन और घास फूस होता है खा जाते हैं, तो ऐसे में फिर गर्मियों के अंदर वो रेत जो है वो ज्यादा उड़ती है। फिर है इंटेंसिव क्रॉप ऑफ कल्टीवेशन, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है, वो भी इसके लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं यहाँ पर लू उसमें से सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और ये सारी रेत जो उड़ उड़ के या तो पूर्वी राजस्थान की तरफ आ रही है, अरावली को क्रॉस करके मूलतः नॉर्थ राजस्थान के अंदर, या फिर पंजाब हरियाणा की तरफ जा रही है। अब आप यहाँ पर देखिए डेजर्टिफिकेशन की समस्या कहाँ पर है, ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये पूरे भारत में लैंड डिग्रेडेशन का मैप है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ज्यादा डेजर्टिफिकेशन हो रहा है राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर, और ये वेस्टर्न राजस्थान है। इसी तरह से एक दूसरा मैप देखिए, देखिए पवन द्वारा सबसे ज्यादा जो राजस्थान इंडिया में इरोजन होता है वो यहीं पर होता है। बाकी इंडिया में तो वेजिटेशन एग्रीकल्चर वो है, तो वो मिट्टी सारी दबी रहती है, तो पवन से उतना इरोजन नहीं होता, लेकिन पवन से सबसे ज्यादा इरोजन है वेस्टर्न राजस्थान की, यहाँ पर होता है। तो आप देख सकते हैं पवन और डेजर्टिफिकेशन ये दोनों किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और पवन भी कौन सी मूलतः लू जो चलती है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत आराम से यहाँ देखा जा सकता है इस तरह से। 5 दिसंबर को हम मिट्टी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस दिन मिट्टी दिवस है। लोगों में मिट्टी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये मनाया जाता है। तो राजस्थान में मिट्टी से संबंधित इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी अभी। आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए। थैंक यू सो